राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया है। 2 पन्नों के नोटिस में कहा गया है कि ये घटना ट्रेस पास यानी अनाधिकृत प्रवेश और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। इस नोटिस के जरिए राहुल गांधी को भविष्य में ऐसा कोई भी कदम न उठाने के लिए कहा गया है, यानी कि नसीहत दी गई है। और इसके साथ ही हॉस्टल की मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों की तरफ से इस घटना की निंदा भी की गई है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल ने मुखर्जी नगर में भी छात्रों से मुलाकात की थी, जो वहां यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और अपनी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी इसी तरह लोगों से मिलते बतियाते रहे हैं। मगर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस पर आपत्ति हो रही है और राहुल के लिए नियमों का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन यहां साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि सवाल नियमों का नहीं है, बल्कि राहुल की युवाओं से बढ़ती, यानी कि राहुल की युवाओं के प्रति जो लगाव उनका है और युवाओं में जो राहुल गांधी की जो बढ़ती लोकप्रियता है, उसके कारण यहां परेशानी बीजेपी को है। बीजेपी इसीलिए किसी भी तरह राहुल गांधी को गलत साबित करने में लगी रहती है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दरअसल बीजेपी को अब अपनी सत्ता पर हर तरह से खतरा दिख रहा है। कर्नाटक का फैसला 13 को आएगा और एग्जिट पोल आप लोग कल से देख ही रहे हैं। हमारा एग्जिट पोल भी आपने देखा, जिसे सोचो। लेकिन आज महाराष्ट्र को लेकर भी एक फैसला है, जिसमें शिंदे सरकार तो बच गई है, मगर तब के राज्यपाल कोश्यारी साहब, उन पर अदालत ने गलती करने की जो टिप्पणी की, उससे बीजेपी की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में भी एलजी और यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर और सरकार यानी केजरीवाल सरकार के बीच प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार के मामले में फैसला सरकार के हक में आया है। यानी यहां दिल्ली में भी बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है और यहां आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। यह भी बीजेपी की हार की तरह देखा जा सकता है। और इधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने आज महाराष्ट्र में फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके 2024 में विपक्षी मोर्चे के लिए चर्चा की है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के लिए कहा है कि हम सब मिलकर ये जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, हम उनको घर भेजेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। यानी कि जो लोग देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको हम सब मिल करके उनके घर वापस भेजेंगे। सीधा हमला बीजेपी के ऊपर, और इसके लिए पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। ये उद्धव ठाकरे पूर्व सीएम महाराष्ट्र के वो कह रहे थे। इधर शरद पवार ने ट्वीट किया, क्योंकि शरद पवार से भी मुलाकात हुई आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की। उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि बिहार के मुख्य हैं बीजेपी के लिए उल्टी हवा बहा रही है और इसमें उसकी सत्ता उखड़ सकती है, जबकि कांग्रेस का दबदबा कायम हो सकता है। यही बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बीजेपी की जो नीयत है, उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। कर्नाटक से हमने इस बात की शुरुआत की। एसआर बोम्मई साहब जो हैं, बसवराज बोम्मई साहब जो बात कह रहे हैं, उनके अलावा जो बात कह रहे हैं आईटी सेल के हेड बीजेपी के कि एम्बुलेंस को तैयार रखिए, और वहां से लेकर के डीयू तक और सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसले तक, इन सब के बीच अगर देखा जाए, सेंटर पॉइंट में बीजेपी है। और बीजेपी सिर्फ इतना मात्र से परेशान है कि एग्जिट पोल्स मैक्सिमम 95% एग्जिट पोल्स, उससे ज्यादा भी कह सकते हैं, 98% एग्जिट पोल्स इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। यानी कर्नाटक कांग्रेस के हवाले कर रहे हैं एग्जिट पोल्स। क्या इसके कारण परेशानी है? यह परेशानी यह है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, उसमें एक छोटी सी भूल कहीं या बड़ी सी भूल उद्धव ठाकरे ने कर दी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, उस पर जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई है, बहुत अहम टिप्पणी है। ये है या कुछ और है? आइए सेंटर पॉइंट में बीजेपी और बीजेपी की नीयत पर सवाल, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका सबसे पहले परिचय करवाऊं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से शायद जुड़े हुए हैं विजय शंकर सिंह जी, रिटायर्ड आईपीएस
पॉलिटिक्स ऑफिसर हैं विजय शंकर, स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद और एक साथी जुड़ेंगे। आप तमाम वरिष्ठ साथियों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। कल गहमा गहमी एग्जिट पोल की थी और आज गहमा गहमी सुबह से कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा जो बातें कल की बढ़ रही हैं आगे, वो चिंता बढ़ा रही हैं बीजेपी की। और यहीं से अब शुरुआत करते हैं। बीजेपी की नीयत पर जो सवाल है उससे पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास ही आना चाहता हूं। प्रशांत जी, किस रूप में देखा जाए, तमाम बातें यहां रख चुका हूं, आपकी टिप्पणी, आपकी प्रतिक्रिया। राजीव जी, महाराष्ट्र के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निराशा हुई है और बहुत निराशाजनक फैसला है, और वो फैसला है, इंसाफ नहीं है। आप देखिए कि इस पूरे प्रकरण में विक्टिम कौन है? शिवसेना, उद्धव ठाकरे या उद्धव ठाकरे खुद। किसने अनैतिक रूप से गुवाहाटी के होटलों में सरकार बनाई? हम लोगों के सामने है एक नाथ शिंदे और उनका जो ग्रुप है। फैसले से राहत किसको मिल रही है? जो अनैतिक रूप से बैठा हुआ है, खुद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहता है कि गवर्नर का फैसला फ्लोर टेस्ट कराने का इलीगल था। स्पीकर का फैसला चीफ विप को अपॉइंट करने का एक नाथ शिंदे फैक्शन के वो इलीगल था। अब उस प्रोसेस से उद्धव ठाकरे विक्टिम हो गए और एक नाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए, वो ठीक है। तो ये इतना विरोधाभास भरा ये फैसला है, बिल्कुल बाबरी मस्जिद जैसा राम जन्मभूमि वाला फैसला है कि हम फैसला भी करेंगे, कुछ कहेंगे भी नहीं। तो आपके दरवाजे पर लोग इंसाफ के लिए आते हैं। जो विक्टिम है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात राजीव जी ये है कि पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं और बहुत लंबी आया राम गया राम परंपरा के बाद ये 10th शेड्यूल बना था, जिसको दल बदल कानून कहते हैं। अब समय के साथ इस दल बदल कानून में बहुत सारे छेद हो गए। उसमें वाजपेयी सरकार में एक क्लॉज 4 ऐड भी किया गया कि अगर स्प्लिट करने वाला जो ग्रुप है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है तो नहीं माना जाएगा। तो शिंदे साहब की अलग पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जब वो स्प्लिट हुए। मुझे उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलों पे एक ऐसा निर्णायक फैसला करेगा कि ये जो ऑपरेशन लोटस होता है वो उसमें रोक लगेगी। ऑपरेशन लोटस के किरदार कौन है? पर्दे के पीछे के उद्योगपति जिनकी नोटों की थैलियां चलती हैं, उन लालची विधायक जो पैसों के बल पे बिकते हैं, वो एजेंसियां जो सरकार के पक्ष में विधायकों को धमकाकर एक तरफ खदेड़ती हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो। गवर्नर, स्पीकर, इस तरीके के लोग ये किरदार है इसके ऑपरेशन लोटस के। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कल कोई कर्नाटक में ऐसी स्थिति बनती है, एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं बन रही है लेकिन कल बनती है अगर, तो क्या ऑपरेशन लोटस की संभावना से कोई इनकार कर सकता है? और सुप्रीम कोर्ट के पास तो उद्धव ठाकरे शुरू में चले गए थे। मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं कि स्टेज 1 कैंसर है और डॉक्टर मेरा इलाज ना करे, उसके बाद जब वो स्टेज 3 हो जाए तो कहे अब इलाज नहीं हो सकता। तो ये बड़ा विचित्र फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और बहुत अफसोसनाक है कि एक बड़ी समस्या हमारे राजनीतिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक सिस्टम में कैंसर की तरीके से पैदा हो गया है। और चाहूंगा ओपनिंग कमेंट प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपसे भी, किस रूप में आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, एक नहीं दो फैसला, और उसके अलावा बात आगे बढ़ाएंगे और फिर भी चलेंगे, लेकिन पहले इस फैसले पे मैं राजीव जी दोनों फैसलों पे अपनी टिप्पणी देता हूं, अपना विश्लेषण देता हूं।
मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दोनों निर्णय लिए हैं वो तमाचे हैं उन लोगों के जो निरंकुशता से सरकार चलाना चाहते हैं। और इस सरकार को यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार से श्रीलंका में जनता ने विद्रोह कर दिया था, आपके पड़ोस में पाकिस्तान में विद्रोह हो रहा है, भगवान न करे वैसा विद्रोह हिंदुस्तान में हो, हम लोग गांधी का देश हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का जो निर्णय लिया है वो इतना स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने संवैधानिक निर्णय नहीं था, सभापति का संवैधानिक निर्णय नहीं था, व्हिप उनकी चलती है जो पार्टी का कार्य प्रणाली है, जो विधानमंडल का नेता है वो वाला व्हिप इसमें लागू नहीं होता। इनडायरेक्टली उन्होंने सभापति को कह दिया कि आप उनका व्हिप मानेंगे जो कि पार्टी का व्हिप है। इसका माने उन्होंने सभापति को इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया कि पहले आपने जो निर्णय लिया वो अनैतिक था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये संविधान के हित में है कि आप, क्योंकि हम नेटी और गांधीवादी हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से जैसे दिल्ली की सरकार को दमन करके और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंटेड आदमी है वो सरकार माना गया, जो हाईकोर्ट ने निर्णय लिया था, और चुनी हुई सरकार जो है वो आंसरेबल है जनता के लिए और अधिकार दे दिए थे गवर्नर को, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी थप्पड़ मारा है कि जो चुना जाएगा, जिसको 5 साल के बाद जनता के पास जाना है, उसी के पास अधिकार होंगे, उसी के पास कर्तव्य होंगे। और सभापति को महाराष्ट्र के एक क्लियर मैसेज दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप संविधान को मानते हैं, हमने निर्णय दे दिया कि आपको व्हिप वो मानना पड़ेगा जो पार्टी का व्हिप होगा, विधानमंडल का व्हिप आपको नहीं मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय स्पष्ट दे दिया है। और अगर अपने लोकतंत्र को हाथ में सभापति रखना चाहते हैं और बीजेपी रखना चाहते हैं तो उसका दंड जनता देगी और जनता का निर्णय परसों आ जाएगा और उसके बाद वही निर्णय महाराष्ट्र के अंदर होगा, पूरे देश में होगा। तो लोकतांत्रिक परिवहनों का निर्वहन अगर सरकार को करना है तो वहां पे रेस्टोर करें उद्धव सरकार को, और उसमें चीफ जस्टिस का निर्णय बिल्कुल ठीक है, जो बेंच का निर्णय है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यह अधिकार सभापति का है और सभापति संवैधानिक निर्णय लें और सरकार को, उद्धव ठाकरे को रिस्टोर करें। और ये जनता के निर्णय और कर्नाटक और परसों बहुत महत्वपूर्ण है। परसों का दिन इस लोकतंत्र के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे और लोक पर्व है जैसा हम लोग कहते हैं, और उस लोक पर्व में किसकी जीत और किसकी हार होती है वो देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले और उन फैसलों से क्या कुछ निकल के आ रहा है, और उसके साथ साथ जो चुनाव अभी मतदान संपन्न करवाए गए हैं कर्नाटक के, और उससे क्या कुछ निकल के आ रहा है। दोनों बातें पैरेलल चल रही हैं और उसी को समझने की और यहाँ विस्तार से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या उभरते हुए नेता के रूप में 14 तारीख को और 13 तारीख को और भी ज्यादा मजबूती के साथ कहें तो वो एस्टेब्लिश होने जा रहे हैं? जरा समझना चाहता हूं, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील जी, आपसे समझना चाहता हूं, जो फैसले हैं, फैसले के पैरेलल जो लोकतंत्र है, संवैधानिक ढांचा और उसमें मतदान और एग्जिट पोल, जरा इसको मिला के अपनी बात रखिए। देखिए राजीव जी, आज जो फैसले हुए हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। उसमें जैसा कि प्रशांत जी कह रहे थे, एक ही कमी, साहस का अभाव। जो कुछ माननीय उच्चतम न्यायालय को कहना था उन्होंने वो सब कह दिया, लेकिन जो करना था उसमें वो थोड़ा सा हिचक गए। देखिए बड़ी स्पष्ट बात है, महाराष्ट्र में वो कहते हैं कि हम उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तकनीकी रूप से सब मानते हैं कि नहीं कर सकते, मगर आपको जो वर्तमान सरकार है, शिंदे की सरकार है, उसे निरस्त करने से, बर्खास्त करने से कौन रोक रहा था? जब आप कहते हैं कि सरकार असंवैधानिक है, राज्यपाल ने गलत किया, स्पीकर ने गलत किया, एकनाथ शिंदे ने गलत किया, तो फिर वो सरकार जो है वो संवैधानिक कैसे हो सकती है, वो वैध कैसे हो सकती है? तो सरकार ही जब अपने आप में असंवैधानिक है तो वो स्वतः ही निरस्त हो जाती है। और आप देखिए कि पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा जो है वहां पे उद्धव ठाकरे को और बाकी जो गैर भाजपा दल है उन्हें मिलने वाला है। अब हर जगह यही चर्चा है कि ये सरकार काम कैसे कर सकती है। इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि अभी भी स्पीकर के पास बहुत सारी याचिकाएं पेंडिंग पड़ी हुई हैं इस मामले को लेकर, जिनका उन्हें फैसला करना है। लेकिन आज जो इस मामले को सिंघवी ने लड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बताया कि हमें लगता है कि उन फैसले को ये लोग पेंडिंग डाले रहेंगे और थोड़ा
कड़े शब्दों का प्रयोग उन्होंने करते हुए कहा कि बीजेपी की ये टेंडेंसी है, ये प्रवृत्ति है कि वो इस तरह चीजों को लटका के संविधान को और लोकतंत्र को कमजोर करती है, और वो करेगी। लेकिन इसको आप चाहे जितना पेंडिंग करें, स्पीकर इन पे फैसला न, राजनीतिक रूप से जो कुछ होना था, उद्धव ठाकरे को जो फायदा मिलना था वो मिल गया। दूसरी बात, दिल्ली का फैसला। देखिए, दिल्ली में ये जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये इसलिए आया कि केंद्र सरकार अपने उपराज्यपाल के जरिए लगातार इतना परेशान कर रही थी एक चुनी हुई सरकार को, हर कदम पे काम करने को रोक रही थी, कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा जो दिल्ली की स्थिति है वो दूसरे शासित राज्यों की तरह नहीं है। ये बात पता नहीं लोग समझते हैं कि नहीं समझते। वो सिर्फ मात्र राज्य है देश का जिसको संविधान के अधिकार मिले हुए हैं, दिल्ली को, ऐसा अन्य राज्यों के साथ। और यहां पे आप देखिए कि तीन सरकार, एक सरकार सबसे पहले रही भाजपा की, उसके बाद रही शीला दीक्षित की, और उसके बाद रही आपकी जो है आज, लेकिन आम आदमी। लेकिन केंद्र में जो भी सरकार रही, इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे वो दो ही रहे, वाजपेयी और मनमोहन सिंह, को तीसरे मोदी जी हैं। उन दोनों ने कभी तीनों के काम में कोई बाधा नहीं डाली। क्यों? क्योंकि दिल्ली बनी ही इसी तरह की है। आज अगर इसी तरह से केंद्र सरकार लगातार इंटरफेयर करती रहेगी, लगातार राज्य सरकार को परेशान करती रहेगी, तो आप देखिए वो दिन दूर नहीं है कि जब इसको राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग इतनी गंभीर हो जाएगी, केंद्र सरकार को मुश्किल पड़ जाएगी। सब जानते हैं कि ये देश की राजधानी है, इसको अपने अधिकार मिलना चाहिए, जैसे कि मदन लाल खुराना को मिले हुए थे, शीला दीक्षित को मिले हुए थे, और कुछ समय के लिए केजरीवाल को भी मिले हुए थे मनमोहन सिंह के टाइम में। वही सब अपना काम करते हैं अच्छी तरह, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई वो नहीं होता। लेकिन जब आप ये सब करते हैं तो एक बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है, संवैधानिक समस्या पैदा हो जाती है, और उस समस्या को आज इन्होंने पैदा कर दिया। आज उपराज्यपाल के लिए जो शब्द कहे गए हैं वो बड़े अशोभनीय हैं। उपराज्यपाल जबरदस्ती एक ऐसे मोहरे बन गए हैं जो उन्हें बनना नहीं चाहिए था। इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि ये सरकार ही अब असंवैधानिक है, लेकिन चूंकि उसको बर्खास्त नहीं किया, और नैतिकता का लोग सवाल कर रहे हैं, नैतिकता तो है नहीं उनमें, नैतिक रूप से कायदे से, उसके बाद एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देके वो चुनाव में जाना चाहिए। जी राजीव जी, एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देके चुनाव में जाना चाहिए था आप कह रहे हैं, लेकिन क्या इतनी नैतिकता बची? अगर इतनी नैतिकता होती तो फिर शायद एकनाथ शिंदे बगावत ही नहीं करते। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है, और सत्ता की कुर्सी से चिपके रहना है, और लेकिन जनता है जो सब कुछ जानती है, सब कुछ, तमाम बातें, जैसे प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे, तो उनकी बातों से भी सहमति जताते हुए, और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जो बात कह रहे थे उनकी बातों में भी दम है, उनकी बातों पे भी सहमति जताता हूं, और साथ साथ आप जो कह रहे हैं उसमें भी सहमति है। मतलब हर तरह से देखा जाए तो बात नैतिकता, बात नियत की आती है, और वही हम लिख रहे हैं, बीजेपी की नियत पर सवाल, क्योंकि यहीं से जो नैतिकता और नियत की बात आती है, वो जो है कहीं ना कहीं जनता के दरबार तक आपको लेके जाती है, और जनता के दरबार में आप के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो ये तय मानिए कि शिंदे साहब कहाँ रहेंगे और उद्धव ठाकरे कहाँ रहेंगे, ये आज से दिखाई दे रहा है। तो जनता जो है वो सब कुछ देख रही है, और यही तो उद्धव ठाकरे कह भी रहे थे, जो उनकी बात अभी सामने हम आपके सामने ला भी रहे थे। आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह जी आपके पास, किस रूप में आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और कर्नाटक की चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले इसकी चर्चा करना लाजमी है, क्योंकि आज के दिन का सबसे बड़ा जो है, अगर वो देखें तो बड़ी खबर यही है, सबसे बड़ा घटनाक्रमों में अगर देखा जाए तो यही है। क्या कहते हैं इसको, आप किस ढंग से देखते हैं? जी जी नमस्कार। आज जो दो फैसले आए हैं, सबसे पहले तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है इस मामले पर कि सेना में जो विभाजन का जो दो गुट है वो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है ये उसमें बताया। प्रशांत टंडन जी की बात से मैं सहमत हूं, और मैं भी एक कहूंगा कि आपने लीगल न्याय तो किया है, अपने हिसाब से फैसला तो दिया है, लेकिन वो न्याय मिला किसको है?
कानूनी स्थिति आपको बिल्कुल सही है, लेकिन जब इस फैसले के बारे में मेरी एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो संविधान के मामलों के जानकार हैं और पुरानी मित्रता है, तो उनसे जब मैंने फोन किया उनसे मैंने कहा कि आप मुझे समझा दें, और मैं उनसे इसलिए समझना चाहता था कि हो सकता है आप ये सवाल मुझसे करें, तो मैंने सोचा उनसे समझ लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट न तो कोई सरकार बना सकता है न तो कोई बर्खास्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट लीगल एंगल देता है, और वो लीगल एंगल उसने ये दिया है कि राज्यपाल का निर्णय गलत था, स्पीकर का निर्णय गलत था। जब दोनों ही निर्णय गलत हैं तो उन गलत निर्णयों पर बनी हुई सरकार स्वतः असंवैधानिक है। हमने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसके आगे ये नहीं लिख सकता था कि वो सरकार बर्खास्त कर रहा है? कहा वो नहीं लिख सकता था, ये उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो कोई सरकार न तो बना सकता है न बर्खास्त कर सकता, स्टेटस को मेंटेन कर सकता है। लेकिन कभी अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा न दिया होता तो वो ये कह सकता था कि वही सरकार, वो स्टेटस को वही रहेगी, ये असंवैधानिक है, तो जो पहले थी वो कंटिन्यू कर जाती। अब हो सकता है इसमें और भी बहुत से लीगल पेच हों और संविधान के विशेषज्ञ जो हैं इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले के बाद अब स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल तो वहां रहे नहीं, और स्पीकर को इस्तीफा देने के बाद अब जो स्पीकर होगा उसे निर्णय लेना है कि जो पहले 16 आए थे उनको अयोग्य घोषित करें। किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का निर्णय भी स्पीकर का ही है, उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट अपने नहीं रख सकता है। तो जो कानूनी प्रतिज्ञा उन्होंने बताई हुई ये बात है। अब इस फैसले का राजनीतिक परिणाम क्या होगा? इस फैसले का राजनीतिक परिणाम शक्ति जी ने बहुत साफ साफ तौर पर कह दिया कि इस फैसले का राजनीतिक परिणाम, और अखिल स्वामी जी ने भी इस बात को तस्दीक की है, इस फैसले का राजनीतिक परिणाम उद्धव ठाकरे या महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि आज से ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार असंवैधानिक हो गई है। स्पष्ट रूप से कहा जाए या न कहा जाए, अब आप इतने निर्लज्ज हो कि कुछ माने ही नहीं तो बात अलग, लेकिन ये एकदम से असंवैधानिक हो गई है। और यही नैतिकता की जब बात करेंगे तो एक चीज हमें यही याद रखनी चाहिए कि इसी देश में एक ट्रेन दुर्घटना में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। न वो गाड़ी चला रहे मैन थे, वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो नैतिकता का चरम था। हमने नैतिकता का चरम देखा है, तो हमने नैतिकता के पतन का भी चरम आज देख रहे हैं, सबसे नीचे भी आज आ रहे हैं। तो एक सरकार जिसे क्या संवैधानिक घोषित कर दिया गया है, राज्यपाल का निर्णय गलत है, स्पीकर का निर्णय गलत है, तो फिर सरकार कैसे सही हो सकती है? ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता से नया जनादेश लेने के लिए उनको जनता के पास जाना चाहिए, या केंद्र सरकार इसे बर्खास्त कर दे और राष्ट्रपति शासन लगा दे, क्योंकि सरकार तो असंवैधानिक है। और इस सरकार के जो भी निर्णय होंगे कल के दिन इसी आधार पर, ये भी उन्होंने बताया, मैं नहीं बता रहा हूं, ये भी उनका ही कहना है, कल सरकार महत्वपूर्ण निर्णय हुए तो इसी आधार पर कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि साहब सरकार ये निर्णय कैसे कर रही है। तो बहुत सी पेचीदगियां, इस पेचीदगियों से बचने का एक ही आसान रास्ता है, एकनाथ शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से वो चिपके हुए हैं या जिस तरीके से वो चल रहे हैं, तो उनको पता है इस्तीफा दे के जब जनादेश मांगने निकलेंगे तो उन्हें इस तरह का कोई जनादेश नहीं मिलेगा, वो दोबारा सरकार में आए। वो क्या पता उनके साथ जो गए हुए लोग हैं उनमें कोई वापसी करे भी या न करे, इससे भी संदेह। तो इस पर मेरा ये कहना है कि ऐसा फैसला है कि ऑपरेशन सफल रहा लेकिन मरीज मर गया, तो इस फैसले को तो मैं इस रूप में कह रहा हूं। दूसरी बात दिल्ली के बारे में, दिल्ली के बारे में साफ सी बात है, चुनी हुई सरकार है, जिसको जनता ने चुना है, उसकी जनता के प्रति जवाबदेही है। जब जनता के प्रति जवाबदेही उसकी है तो वो जो काम करेगी, उसके जो अधीनस्थ सरकारी अधिकारी होंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे, वो किसके, उस पर किसका नियंत्रण होगा। यदि आपने मुझे चुना है और आपने मुझे ये दायित्व दिया है कि मैं सरकार चलाऊं, तो मैं अपने चीफ सेक्रेटरी या अन्य सेक्रेटरी या अन्य अधिकारियों पर जब मेरा नियंत्रण नहीं रहेगा, केंद्र सरकार का बरास्ते एलजी नियंत्रण रहेगा, मैं सरकार के खिलाफ चलाऊंगा। तो निश्चित रूप से लंबे समय से झगड़ा चलता रहा है। अच्छा, अभी सेक्रेटरी जी ने एक बात बहुत सही की कि शुरू में वाजपेयी जी थे, मनमोहन सिंह जी, उनके समय में इस तरह का विवाद नहीं हुआ। विवाद क्यों होता है? मेरा यह मानना है कि वर्तमान सरकार जो है और हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, ये दिल दिमाग से भी लोकतांत्रिक नहीं, कहीं भी लोकतंत्र का लेश मात्र भी इनके मन में नहीं है। सारा पावर रखना चाहते हैं,
जो 2014 में जीतने के बाद साफ साफ कहे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, मतलब आपको एक नहीं बनाना है जो हर तरह करे, विकास करे और उन्नत के शिखर पर चढ़े। आपको एक ऐसा भारत बनाना है जिसमें आपके खिलाफ बोलने वाले न रहे, आपका विपक्ष करता। जेपी नड्डा ने जाके पटना में कहा कि हमें सारे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, तो आपकी सारी ऊर्जा और सारा इरादा इसी उद्देश्य में आपके खिलाफ, आप उसे सटाइए, आप उसे हटाइए, आप उसकी जुबाबंदी कीजिए, आप उसको चाहे जो करिए लेकिन वो आपके खिलाफ न बोलने दें, ये है। और ये हो भी रहा है और साफ साफ दिख रहा है। तो मेरा यह कहना है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये बहुत सही फैसला है। इस फैसले से दिल्ली सरकार को बड़ी राहत मिली है और ये फैसला बिल्कुल रूप से न्यायपूर्ण है। और जहां तक इंसाफ की बात है, इसमें हमारे अरविंद केजरीवाल जी को इंसाफ मिला है। अब आगे क्या होता है मैंने समझ। अच्छा, अभी एलजी साहब एक और मामले में फंस गए हैं। अहमदाबाद का एक मामला है जिसमें उनके खिलाफ समन उमन कोई नोटिस जारी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन रह पाएंगे इस पद पर, क्योंकि पद पर रहते हुए अगर उनको नोटिस जारी हो गई है तो निश्चित रूप से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा या कुछ जो भी आगे हो वो देखा जाएगा। लेकिन मेरा फिलहाल यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला जो महाराष्ट्र के बारे में आया है वो फैसला उचित है, सही है अपनी जगह, लेकिन थोड़ी सी कम हम इसलिए महसूस कर रहे हैं और वो सवाल सामान्य रूप से उन लोगों के दिमाग में जरूर आ रहा है, हमारे जैसे सामान्य लोगों के दिमाग में जो कानून की बहुत पेचीदगियां नहीं समझते हैं, कि जब आप कह रहे हैं कि संवैधानिक है तो आपने रखे हुए क्यों। तो यहां पर जो भी कानूनी उनके सामने दिक्कतें हों वो मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। तो मेरे समझ से आज दोनों ही फैसले भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही तकलीफदेह होंगे और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इन्हीं फैसलों की वजह से वो जुडिशरी को अपने कब्जे में रखने के लिए कभी कॉलेजियम सिस्टम पर कभी कुछ पर अपनी बात कहते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कॉलेजियम सिस्टम फुल प्रूफ सिस्टम है, दुनिया का कोई सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। हम सब निरंतर विकास करते जा रहे हैं, नई नई चीजें आती जा रही हैं, उसमें कमियां आती और हटती जा रही हैं। कोई दुनिया की कोई सिस्टम फुल प्रूफ आज तक नहीं है। लोकतंत्र के बारे में भी कहा जाता है कि ये इसलिए अच्छा है कि इसमें सबसे कम बुराई है, हो सकता है कल इसमें और बेहतर हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस दोनों फैसलों को लेकर उनके कैंप पे काफी निराशा का माहौल होगा और अब देखते हैं उस पर क्या करते हैं। जी, आप अभी कह रहे थे कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, आप तमाम साथी कह रहे हैं, लेकिन ये दोनों साहब जो हैं, मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसले का स्वागत और उसके अलावा उनकी अपनी जीत की बात रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाले क्या सोच रहे हैं। नैतिकता, नियत की बात हम कर रहे हैं, यही नियत है, यही नैतिकता है जिसकी बात आप साथी कर रहे हैं। जी, कुछ कहिए, जरा साउंड बढ़ाइए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी निर्लज्जता में ही अगर अपने को विजयी घोषित कर दें तो मैं क्या करूं। तो सीधी सी बात है कि आप अनैतिक हैं और राज्यपाल ने गलती नहीं की। राज्यपाल सुबह 5 बजे बुलाकर शपथ दिला देते हैं। ये कौन सा शपथ दिलाने का समय भाई? आपको ये चोरी जैसा शपथ दिलाना हुआ। ये तो वो हुआ जो हम तुमको बना देते हैं, रात शाम को सुबह 5 बजे उठाए और कहे चलो आप शपथ ले लो। ये पहली गलती तो वहां से हुई, दूसरी गलती बार बार हुई और राज्यपाल को भी पता है कि वो गलतियां कर रहे हैं, केंद्र सरकार को भी अंदाजा है कि वो गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए उनको हटाया गया है। तो मेरा यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है और दोनों की गलतियां, सरकार असंवैधानिक है। अब आप निर्लज्जता से कुर्सी पर बैठे रहे तो मैं क्या करूं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इतने जो हो जाएं कि जनता को भी आप न माने, जिसके भरोसे आप वहां तक बैठे हैं, उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो फिर कोई क्या कहे। लेकिन शायद 2 दिन पहले, कर्नाटक का रिजल्ट आने से 2 दिन पहले ये फैसला आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की सरकार आती हुई दिखाई तो दे रही है कांग्रेस की कर्नाटक में। लेकिन इन दोनों फैसलों से जो कुछ रेखाएं जो खींचने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने, उन जो लक्ष्मण रेखा कह लें या कोई भी रेखा कह लें, उसको पार करने में बीजेपी को बहुत पसीने बहाने पड़ेंगे आने वाले समय में, ये तो तय मानिए। आज उद्धव ठाकरे उस कुर्सी को पा पाए या नहीं, जो निर्लज्जता अभी दिखाई जा रही है वर्तमान सरकार की तरफ से, लेकिन कल को कोई भी इतनी हिम्मत, चाहे राज्यपाल हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, इतनी हिम्मत करने से पहले 10 बार सोचेगा, ये तो तय मानिए। आना चाहता हूं
अमरिंदर उपाध्याय जी, आपके पास किस रूप में आप देखते हैं इन दोनों फैसलों को, और फिर हम सीधे चलेंगे जरा उस दिशा में भी, कर्नाटक की तरफ भी, और वहां क्या कुछ हो रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। जी अमरिंदर जी। राजीव जी, जहां तक दिल्ली के फैसले का सवाल है, वो तो खैर फैसला स्पष्ट है और साफ समझ में आता है कि फैसले में कहा क्या गया है, वो जनता तक पहुंच रहा है। मतलब उसमें आप जो है साधारण से आदमी से भी पूछिए तो वो समझ लेगा कि फैसले में क्या कहा गया है। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें जीता कौन है। उद्धव ठाकरे जीते हैं कि इसमें मोदी जी जीते हैं, कि इसमें भगत सिंह कोश्यारी जीते हैं, कि स्पीकर साहब जीते हैं, या वो जो डिप्टी स्पीकर थे वो जीते हैं। आखिर इसमें जीत किसकी हुई है, ये समझ में नहीं आई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये सरकार असंवैधानिक है, ये भी कह रहा है कि जो स्पीकर नियुक्त किए गए वो भी असंवैधानिक थे। फिर फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ा जा रहा है कि आप इसको तय करेंगे। भाई, जिस तरीके से आपने शिवसेना के जो चीफ विप थे उनको आपने कहा कि आप इनका विप मानेंगे, तो सबसे पहले मुकदमा जो पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचा था डिप्टी स्पीकर का। तो उस डिप्टी स्पीकर को क्यों नहीं आपने बहाल किया, सवाल उठ सकते हैं। लड़ाई तो वहीं से शुरू हुई ना, कि डिप्टी स्पीकर के सामने नोटिस गया अयोग्यता का, और उस डिप्टी स्पीकर के फैसले के उस नोटिस के खिलाफ जो थे विधायक पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ठीक है आप जाइए। और अगली जब बहस हुई थी उस पर तो अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा कि सरकार जो बन रही है आपकी वजह से बन रही है सुप्रीम कोर्ट से। तो असली पेज जो है मुझे लगता है, ये कानूनी पक्ष है, पता नहीं इस पे क्या है क्या नहीं है। एक साधारण व्यक्ति के तौर पे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जब सारी बातें सही हैं, तो जो मूल बात शुरू हुई थी उस पर जो था किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। अब ये चूक है या कोई कानूनी पक्ष है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मुझको लगता है वो लगता है कि महत्वपूर्ण बात जो थी वो डिप्टी स्पीकर से थी, और डिप्टी स्पीकर के मामले पे क्या है, ये फैसला क्या कहता है, अभी तक जो जितना भी मेरे सामने आया है उसमें ये कहीं स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अगर फैसला जिन स्पीकर को करना है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो उनकी भी फिर चुनाव अवैध है और असंवैधानिक है। क्योंकि जिन 16 विधायकों के खिलाफ याचिका थी कि इन्होंने जो है वो दल बदल का वो किया है, अगर मान लीजिए कि वो अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तो ये स्पीकर का क्या होगा। जिस आधार पर सरकार जो है वो असंवैधानिक है, उसी आधार पर स्पीकर भी असंवैधानिक हो जाते हैं। कानून का विषय है, उद्धव ठाकरे के वकील जो है वो इस पर सब करेंगे सोच विचार, जो एक साधारण आदमी के तौर पर समझ में आता है वो यही आता है। जहां तक सवाल ये है कि जो नैतिकता का प्रश्न, तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार की नैतिकता की आशा करना जो है ये स्वयं में अनैतिक है। तो ऐसी अनैतिकता हम में से किसी को भी नहीं करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार की नैतिकता की उम्मीद करें। जहां तक जनता के सवाल है, तो भाई जनता को तो ठेंगा दिखाते ही रही है हमेशा से। जो ऑपरेशन लोटस से सरकारें बनी है वो क्या जनता का ठेंगा दिखाना नहीं है। तो जनता के मत का अपमान करना तो इनके डीएनए में है। अब जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा देके नहीं जाते तो हम उनको बहाल कर सकते थे, तो हुजूर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल में और उत्तराखंड में सरकारें बहाल की। तो अब ये बहुत सी इसमें पेच हो सकती है, इन पे बहस हो सकती है। अब इसके कानूनी पक्ष में वो वकील साहब उस पर बहस करते रहेंगे, लेकिन जो आम जो नागरिक है उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मसला है क्या कुल मिला के। बहरहाल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सरकार संवैधानिक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकता, लेकिन जो असली याचिका थी उस पर क्या हुआ ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कुल मिलाकर के। तो ये कानूनी पक्ष है, हम लोग ज्यादा बहस नहीं कर सकते। जो समझ में आ रहा है हमारे साधारण आदमी के तौर पे उतना ही हम समझ सकते हैं, उतनी बात कहने राजीव जी। तो कोश्यारी साहब से लेकर के और इधर सुप्रीम कोर्ट, और जैसा शुरुआत में प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि, और सबसे बड़ी बात कि बाबरी मस्जिद को आपने गिरा दिया, वो गिराना जो था वो ठीक नहीं था, वो उचित नहीं था, वो इलीगल था, लेकिन मंदिर बनाने का अधिकार आपको हम दे देंगे। क्या ऐसा फैसला नहीं है? खैर चलिए, इस पे बातें हम और भी आगे करेंगे। और ये बात चूंकि कर रहे हैं लोग, ये मेरी उपज नहीं या प्रशांत टंडन जी की उपज नहीं है, ये ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। और देश जो है लोकतांत्रिक देश है और इसमें सबको अपनी बात, अपने विचार रखने का अधिकार है, हक है। कई सवाल अगर पैदा होते हैं तो उन सवालों का जवाब भी ढूंढने की कोशिश, अब जाकर के हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तो सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ
इतनी कोशिश तो कर सकते हैं कि कुछ विश्लेषकों से बात कर सकते हैं, जैसा विजय शंकर सिंह जी ने अभी बात की अपने साथी से, जो सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ वकील हैं, और उन्होंने जो बातें कही वो अभी बता ही रहे थे। तो ये चर्चा अभी जारी रहेगी और इस पर कई सारे सवाल उठते रहेंगे कि क्या जो फैसला आया है उस फैसले में एकमात्र जो बात है, जो सबसे बड़ी बात है कि अगर सब कुछ इलीगल है तो फिर शिंदे साहब को उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार कैसे है? इस सवाल का जवाब या तो सुप्रीम कोर्ट दे दे या शिंदे साहब दे दें। शिंदे साहब अपने सहयोगी यानी कि फडणवीस साहब के साथ में आके कहते हैं कि हमारे बल्ले बल्ले, हम तो भाई जीत गए हैं, हमारी जीत हुई है, जनता की जीत हुई है। अब कैसे जीत हुई है वो जाने, लेकिन जनता आने वाले समय में जब 1.5 साल के बाद में यानी अगले साल अक्टूबर में जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। बढ़ते हैं आगे चुनाव की तरफ, और एक चुनाव इधर भी कर्नाटक में संपन्न करवाया गया है, लगभग 73% मतदान के साथ में। और अब बारी है रिजल्ट की, और रिजल्ट जो है वो परसों है यानी 13 मई को। और उससे पहले सबकी धुकधुकी, सबसे ज्यादा धुकधुकी जो है वो बीजेपी की है, और बीजेपी के लोग बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। कुलबुलाहट इतनी ज्यादा है कि कुछ भी अनाप शनाप कह रहे हैं। उसका 2 नमूना आप लोगों के सामने शुरुआत में रखा था। कई सारे साथी कह रहे हैं कि भाई साहब अमित मालवीय का ट्वीट मत दिखाया करो, बहुत लंबी ट्वीट तो करते ही है, उसके साथ साथ एम्बुलेंस से लेकर के क्या क्या नहीं कह देते हैं। लेकिन जो कुछ कल रात से हम लोग अभी तक देख रहे हैं उस पर एक टिप्पणी चाहता हूं, और दूसरे प्रशांत टंडन जी के पास आना चाहता हूं। और दूसरी बात ये कि दूसरे भी कई सारे आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं प्रशांत जी। उन एग्जिट पोल में भी अब जैसे इंडिया टुडे माई एक्सिस का एग्जिट पोल जो है वो हमारे एग्जिट पोल के आसपास है, करीब है। चाणक्य का एग्जिट पोल हमसे 10 सीट कम है, हम 134 दे रहे हैं, वो 120 दे रहे हैं, हमसे 14-15 सीट कम है। तो लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनती हुई बहुत सारे एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी पहली दफा है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यहां महत्वपूर्ण यह है प्रशांत जी कि कई सारे गोदी मीडिया के जो सो कॉल्ड दरबारी मीडिया के जो चैनल्स के जो एंकर्स हैं, उनका चेहरा कल से उतरा हुआ नजर आ रहा है, वो भी साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या सचमुच उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये चुनाव कर्नाटक का, जिस दिशा में एग्जिट पोल्स हैं, या जैसा बसवराज मुंबई कह रहे हैं कि 100% नहीं 200% लिख कर रख लीजिए कि जीत तो हमारी ही होगी। अब वो इतने दावे के साथ कह रहे हैं तो फिर डर लगने लगता है। भाई मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, ये भी तो माना जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 200% हमारी जीत होगी। ये उनका वक्तव्य है, बयान है उनका। प्रशांत जी। नहीं, देखिए वो तो एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, और वो ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि हम हार जाएंगे, हम हारने के लिए चुनाव लड़े थे। अभी तो वो ये नहीं कह सकते। अब मैं करना और एग्जिट पोल, चाहे आपका एग्जिट पोल हो या बाकी लोगों का, उसकी एक दिशा है। सीटें ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन एक दिशा सब तरफ दिखा रहा है। वो दिशा ये है कि सरकार जो है उसके खिलाफ ये जनादेश आने वाला है, लोगों का मूड ये है। अब वो वास्तव में क्या है वो तो 13 तारीख को हम देखेंगे। कर्नाटक में मैं और बात करूं राजीव जी, 30 सेकंड में केवल मैं सुप्रीम कोर्ट का जो महाराष्ट्र का फैसला, उसमें 1-2 बात मैं जोड़ दूं। एक कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट हरीश रावत को बहाल कर चुका है। गवर्नर साहब के पॉल थे उत्तराखंड के, दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर, और सरकार बहाल कर दी गई थी। वो बात ठीक है कि उनको बर्खास्त किया गया था, उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया था। जगदम्बिका पाल का केस याद होगा शकील जी, वो कुख्यात गवर्नर रोमेश भंडारी, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराया और उस फ्लोर टेस्ट में कल्याण सिंह दोबारा जीते, तो कल्याण सिंह जीतकर मुख्यमंत्री बने। फ्लोर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि कैसे किया जाएगा। बुमई का एक बड़ा चर्चित केस है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिस्टोर किया था। तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम नजीरें इतनी तो मुझे याद आ रही हैं
आम नजीर है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि कैसे होगा। और किसी भी केस में राजीव जी फैसला दो चरणों में आता है। पहला फैसला होता है कन्विक्शन, सजा कितनी है, और दूसरा फैसला होता है कि सजा की अवधि क्या है। तो आप मुजरिम हैं या नहीं है वो पहला फैसला होता है। उसके बाद दूसरा फैसला होता है कि सजा कितनी है। अदालत मुजरिम करार करने के बाद, अपराधी करार करने के बाद किसी को उसकी अंतरात्मा पे नहीं छोड़ती कि आप तय कर लो कि आपको क्या करना है, कि आप खुद जेल चले जाओगे। तो मुजरिम की अंतरात्मा पे नहीं छोड़ा जाता है। अगर आपने कहा है कि ये इलीगल है तो आपको फैसला भी करना चाहिए था कि ये इलीगलिटी नहीं चलेगी। अब लीगल तरीके से मुख्यमंत्री कैसे होगा, फ्लोर टेस्ट क्या होगा, स्पीकर कैसे कंडक्ट करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले किया है, नजीर है। अब मैं कर्नाटक में बात आता हूं। देखिए कर्नाटक में जो एग्जिट पोल के अलावा जो मैं चीजें देख रहा हूं राजीव जी, हम लोगों ने करीब 15-20 दिन इस पे चर्चा की है, हम लोग वहां गए भी। 74 सीटें हैं राजीव जी जहां पे हार जीत का फैसला 10,000 से कम है। उन 74 सीटों में 2018 में 37 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और 27 बीजेपी ने। ये स्विंग सीट हैं। ये एग्जिट पोल की गणना को भी डिफाई कर सकती हैं क्योंकि इतना छोटा अंतर है। तो ये इस पे नजर रखनी पड़ेगी। इन स्विंग सीट पे ये 74 सीटें हैं। मेरे पास इन 74 सीटों की लिस्ट भी है। उसके बाद 78 सीटें हैं जो मुस्लिम पॉपुलेशन बाहुल सीटें हैं, जहां 17% से ऊपर मुस्लिम वोट है, यानी एक या दो सामाजिक समूह के साथ मिलकर वो विनिंग कॉम्बिनेशन बनाता है। एग्जिट पोल ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक साउथ कर्नाटका को छोड़ के बाकी जगह जो नुकसान जेडीएस को हो रहा है, उससे एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट हुआ है। और ये भविष्य की एक राजनीति का की तरफ इशारा कर रहा है कि भविष्य की राजनीति भारत की कैसी होगी इस इलेक्शन के बाद। क्योंकि हमने सागर डिघी में देखा, हमने हल्दिया पोर्ट ट्रस्ट के चुनाव में देखा कि जो ट्रेडिशनल तृणमूल कांग्रेस की एरिया से वहां पे मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ गया और वो सीटें आई। हमने महाराष्ट्र के पुणे में भी एक इलेक्शन को देखा था, उसमें भी यही हुआ था। अगर ये होता है राष्ट्रीय स्तर पर तो क्योंकि मुस्लिम वोट बढ़ता रहा है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाज पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस वेस्ट बंगाल में और जगहों पे हम देख लें, बिहार में या तमाम जगहों पे जहां पे मल्टी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये ट्रेंड राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो ये एक बड़ी तस्वीर जो है वो क्रिएट करेगा कांग्रेस के पक्ष में राष्ट्रीय स्तर पर। तो मेरे ये दो टेक हैं कर्नाटका के इलेक्शन में कि ये दो चीजें होने जा रही हैं। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये है राजीव जी, बोमई साहब एक नॉन एक्टर हैं, उनको हम किनारे कर दिया, उनको बीजेपी ने खुद किनारे कर दिया। एक फोटो उनका नहीं लगा। उनका फोटो पहली बार कल लगा एग्जिट पोल जब आए मीडिया में। ये चुनाव क्षेत्रीय नेताओं को किनारे करके नरेंद्र मोदी ने खुद लड़ा है। सारे इश्तिहार में, सारे रोड शो में, सारी रैलीज में कोई आसपास नहीं था और राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा है, हिंदुत्व के मुद्दों पर लड़ा है, क्षेत्रीय मुद्दों पर नहीं लड़ा है। तो ये चुनाव अगर एग्जिट पोल की तरफ जाता है 13 तारीख को, तो नरेंद्र मोदी की जो जिसको कहा जाता है करिश्मा, जादू या उनकी पकड़, इन सब
पे नकारात्मक असर डालेगा और ये भविष्य की राजनीति को तय करेगा कि किस तरफ 2024 का मामला जा रहा है। राजीव, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे 13 मई। कौन आएगा कौन जाएगा 13 मई को पता चल जाएगा, लेकिन भविष्य की राजनीति जो बात कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी की, अगर यहां बीजेपी की हार होती है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी, कर्नाटक बीजेपी की हार नहीं बल्कि दिल्ली में सत्ता पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव को अपने नाम पर लड़ा है। जितने इश्तेहार आए, जितने विज्ञापन आए, वहां सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप मोस्ट फेस के रूप में रहे। लेकिन अब जब एग्जिट पोल आया तो मुख्यमंत्री साहब का चेहरा, और उससे पहले जब थोड़ा बहुत लगने लगा था कि परिस्थितियां ठीक दिशा में नहीं हैं, तो फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट का चेहरा यानी जेपी नड्डा साहब का चेहरा भी कुछ दिन दिखाई दे रहा था। लेकिन कल तो और बसवराज बोम्मई का चेहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि वो अब अगर बीजेपी खुद अपने मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में अगर बोम्मई साहब नहीं हैं, उनके कार पे अगर नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो किनारे पहले कर दिए गए हैं। तो उनकी बातों, उनके विचारों पर हमको भी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको भी उनकी बातों, उनके विचारों को किनारे कर देना चाहिए। शायद यही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, किस रूप में देखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में अभी चुनाव है, कर्नाटक का रिजल्ट आने का इंतजार। लेकिन उससे पहले जो कुलबुलाहट, जो हड़बड़ाहट, जो खिसियाहट ये बीजेपी के चेहरे पर है और उनके बयानों में है, वो साफ दिखाई दे रहा है। क्या यहां से एक दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं जो देश की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करने जा रही है, इसीलिए ये कुलबुलाहट है। जबकि कुछ लोग जो हैं वो राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे गढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए राजीव जी, अगर आपने बुलफाइट गेम देखा हो, बुलफाइट में जब बुल जो है किसी एक तरफ की जाता है तो दूसरा आदमी लाल झंडा दिखा के उसको अपनी तरफ डाइवर्ट करता है। यही बोम्मई साहब ने किया है। मोदी जी की तरफ आक्रमण ना हो, उन्होंने कहा 200% जीतेंगे, इसका मतलब आक्रमण मुझ पे करो और हारेंगे तो मेरी वजह से हारेंगे। अब आइए दूसरी बात पर। देखिए, जनता का और सरकारी अधिकारियों का जो मनोविज्ञान होता है वो एक तरह का होता है। और जो कल अमलेंदु जी ने कहा था कि शक है कि ईवीएम में गड़बड़ी ना हो, एक चीज का ध्यान रखिए कि ये वो स्टेट है जहां लड़ाई जो है वो बिल्कुल एक तरफा नहीं है, बिल्कुल बराबर की लड़ाई है। बल्कि लोग कह रहे हैं बराबर की लड़ाई है, मेरे हिसाब से तो एक तरफा लड़ाई है, कांग्रेस जीत रही। खैर, सरकारी अधिकारी अगर आप एक सर्वे ये कराएं, ये डाटा मंगाएं कि सीधा रमैया साहब के यहां और डीके शिव कुमार के यहां कितने सरकारी अधिकारी विजिट करने गए हैं और बोम्मई साहब के यहां कितने विजिट करने गए हैं, आपको एग्जिट पोल मिल जाएगा। आप एक चीज का एग्जाम्पल लीजिए राजीव जी, ब्रजभूषण शरण सिंह के घर के सामने से मेरी गाड़ी गुजरी, उनके घर के बाहर एक आदमी नहीं है और जंतर मंतर में भीड़ लगी है। ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जिनके घर में हजारों की भीड़ हुआ करती थी। तो भीड़ ने अपना मंतव्य और अपनी साइकोलॉजी समझ ली कि अब हमें बेटियों के साथ खड़ा होना है, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ नहीं खड़े होंगे। यही सरकारी अधिकारी जो कल तक दरबारी बने होते थे और बोम्मई साहब के दरवाजे पे खड़े होते थे, अब ये जाकर सीधा रमैया के यहां और डीके शिवकुमार के हाजिरी बजा रहे होंगे। और अब ईवीएम में गड़बड़ी अगर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि गड़बड़ी जो कराई जाती है वो सरकारी अधिकारियों के कराई जाती है। अब जो दूसरा प्रश्न है, देखिए, एग्जिट पोल एक चीज बड़ा अच्छा इंडिकेट कर रहा है, ये अब इलेक्शन जो है कर्नाटका से बाहर भी चला गया है। चाहे आपने कहा कि कोस्टल कर्नाटका की बात थोड़ी सी आपने अलग बताई, जो आपका बेंगलोर एरिया है उससे थोड़ा सा आपको लगा फाइट हो रही है, लेकिन जो महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है और जो तेलंगाना से लगा हुआ क्षेत्र है, इसका मतलब यह है कि अब यह लड़ाई जो है केवल कर्नाटका की नहीं है, महाराष्ट्र और तेलंगाना भी ये आवाज दे रहे हैं कि 2024 में और विधानसभा इलेक्शन में हम क्या करने वाले हैं। पूरे देश की फिजा बदल गई है। देखिए, तब तक आपकी, मैंने एक बार आपके प्रोग्राम में कहा था, एक होता है बी गुड अप्रोच, एक होता है बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, एक होता है इंप्लिसिट बार्गेनिंग अप्रोच। बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है, जब तक नेता सशक्त होता है लोग उसकी छाया में चुपचाप बैठते हैं,
और जिस दिन नेता कमजोर होता है सब उस पर झपट पड़ते हैं। शेर जब मरता है, आपने देखा होगा, शेर पे गीदड़ हमला करते हैं क्योंकि शेर कमजोर हो जाता है। आज के तारीख में जो आपने हिमाचल में देखा था, जो आपने कर्नाटका में देखा था, जो आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं आज की तारीख में, लोग छोड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस में जा रहे हैं। विद्रोह की स्थिति है मध्य प्रदेश के अंदर, और यही स्थिति राजस्थान में है, जहां पे यह स्थिति है कि अगर पायलट 15 आदमी को छोड़ेंगे तो 40 आदमी लेके बीजेपी का एक गुट जो है कांग्रेस में चला जाएगा। तो वास्तविकता में पूरे देश में जब तक आपका डंका बज रहा था तब तक आपका डंका बज रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया है, और बल्कि एक क्रूड एग्जांपल दूंगा, बल्कि मैं अमलेंद्र जी का संशय दूर करने के लिए एक छोटी सी किस्सा सुनाता हूं। एक बार थाने में एक थानेदार साहब जो हैं वो बैठे हुए थे सोफे में, और पीछे एक कांस्टेबल जो था वो हाथ पीछे करते थे, काजू उठाते थे और खाते थे। पीछे उन्होंने हाथ किया, काजू गायब हो गया, प्लेट गायब हो गई, कांस्टेबल गायब हो गया। उन्होंने कहा क्या हो गया, काजू क्यों नहीं खिला रहा? उसने कहा साहब आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है। अब ट्रांसफर ऑर्डर आया, अब आपको काजू कौन खिलाएगा? तो यह स्थिति है सरकार की भी। अगर जनता को, सरकारी अधिकारियों को यह मैसेज मिल गया कि अब ट्रांसफर ऑर्डर जनता ने जारी कर दिया है, उनकी दरबारी कहीं और शुरू हो जाएगी। और दूसरा एक क्रूड एग्जाम्पल देता हूं, कृपा करके आपके श्रोता इसको अन्यथा न ले। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मैं प्रशांत जी की बात का एक सहमति इसमें जरूर करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने हाथ बंधे हुए थे इसलिए कुछ नहीं कर पाया। सगाई अवैध है। लड़के ने जो लड़की को लेके भगा ले गया, जबरदस्ती भगा के ले गया, सगाई अवैध है। शादी भी अवैध है, लेकिन हनीमून वैध है। यह स्थिति कुछ इस प्रकार की, अन्यथा न लें, लेकिन वास्तविकता में जो क्रूड एग्जाम्पल है, अरे भाई अगर दोनों चीजें अवैध हैं तो जो वहां के सभापति महोदय हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अगर उनमें थोड़ी भी गैरत बाकी है, थोड़ी भी, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था, मैं सिंह साहब की बात से सहमत हूं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन अगर जरा भी गैरत बाकी है, 2 दिन के अंदर निर्णय लें, उनको अवैध घोषित करें और उद्धव ठाकरे को शासन में बिठा दें, तब तो बीजेपी फाइटिंग चांस में रहेगी। अगर उद्धव ठाकरे के साथ अभी भी अनैतिक कार्य हुआ और उनको सत्ता में नहीं आने दिया गया, जनता बदला लेगी। और मैं एक चीज राजीव जी आखिरी आपसे कहता हूं, किसी से पंगा ले लीजिएगा, किसी से पंगा ले लीजिएगा, जनता से पंगा मत लीजिएगा। श्रीलंका में पंगा लिया था राष्ट्रपति ने, बर्बाद हो गए, भाग के निकल गए। वही पाकिस्तान में हुआ, आर्मी के कैंट को जला दिया गया। जनता से पंगा मत लीजिए, जनता के विवेक को मत ललकारिए। यह भारत की जनता शांति प्रिय है, गांधी को मानते हैं। अभी तक अगर गोडसे को मानते होते तो बहुत कुछ हो गया होता। हमारे देश की जनता गांधी को मानती है, अहिंसा को मानती है। हम भी जनता से अपील करते हैं अहिंसा का मार्ग न छोड़ें, लेकिन एक सहनशीलता होती है। और उसके बाद आपके पड़ोसियों में आग लग रही है, खुश मत होइए, आग यहां तक पहुंच सकती है। वहां की जनता जागी है, भगवान ना करे यहां की जनता उस स्थिति तक पहुंचे और अपने वोट के माध्यम से ऐसी निरंकुश सरकार को हटाए और एक लोकतांत्रिक समाजवादी सरकार हिंदुस्तान में कायम हो। सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में भी एक खबर चल रही थी आज दिन भर, वो भी यहां रख देना चाहूंगा क्योंकि हमारे देश की मिसाल और उधर की मिसाल लगातार देते हैं लोग, इसलिए भी। तो वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था, कल परसों गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद से जो कुछ हुआ आप लोग जानते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये इमरान खान को सीधा रिहा कर दिया है। हालांकि वो घर नहीं जा सकते, पुलिस लाइन में रखे जाएंगे और इसके बाद उनके केस की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी, लेकिन रिहाई हो गई है उनकी गिरफ्तारी से। और फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है कि आप कोर्ट परिसर से कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यह सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का। बस चूंकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की बात भी चल रही है, पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है। वो चर्चा यहाँ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन हम यहाँ रखना चाहते थे। आगे आना चाहता हूँ और शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूँ। चुनाव पे आपसे बहुत कम बात हो पाई, उस दौरान हम भी बाहर थे। और कर्नाटक चुनाव किस रूप में आप देखते हैं एग्जिट पोल तक, और उससे पहले की जो परिस्थितियां निर्मित थी, जरा आपका विश्लेषण चाहिए इस पे। उससे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, तो हम एक वाक्य इसके ऊपर बोल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट या न्याय कहीं का भी हो, वो जब भी करता है उसकी सराहना करना चाहिए। कोई भी शासन व्यवस्था अगर किसी एक धुरी पर टिकी रहती है तो वो है न्याय। जब तक न्याय मिलता है, न्याय की उम्मीद होती है, वो शासन चलता रहता है।
जहां न्याय की उम्मीद खत्म हुई वहीं पे सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने किया हो या हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट जब जब करता है, हम सब उसकी खुले दिल से सराहना करते हैं और कहते हैं कि न्याय को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। अब चुनाव की बात देखिए साहब, ये जो कर्नाटक का चुनाव है और ये जो एग्जिट पोल आए हैं, आपने देखा इस एग्जिट पोल के बाद ही आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, एक नहीं 2 फैसले आए, और 13 तारीख को जब पूरा नतीजा आ जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें अपने आप स्पष्ट होने लगेंगी। देखिए, जीत का कोई विकल्प नहीं होता है, जीत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ये बात कांग्रेस को भी समझना चाहिए, पूरे विपक्ष को भी समझना चाहिए कि उनके पास अब एक ही मंत्र बचा हुआ है खाली, जीत जीत और जीत। राजनीतिक रूप से कांग्रेस और विपक्ष जितना जीतेगी उतना ही बीजेपी और मोदी जी कमजोर होंगे। देखिए, ये जो कर्नाटक का चुनाव है, ये दरअसल मोदी जी के एजेंडे की हार है। ये बहुत बड़ी हार है, सामान्य बात नहीं है। ये जो 13 तारीख को रिजल्ट आएगा उसके आधार पे हम कह रहे हैं और आप लोगों के एग्जिट पोल के आधार पे कह रहे हैं। किसी भी राज्य में वो इशू बीजेपी ने नहीं उठाए जो उसने कर्नाटक में उठाए थे। वो एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला उसको बनाने जा रहे थे। हलाल का इशू देश में कहीं नहीं उठा, हलाल का इशू बीजेपी ने कर्नाटक में उठाया था। हिजाब का इशू बीजेपी ने कर्नाटक का, उसके बाद बजरंगबली की बात तो की। तो अगर इन सारे धार्मिक ध्रुवीकरण में जनता वहां की नहीं फंसती है तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। और ये मैसेज इस बात का होगा कि एक, हिंदुस्तान की जनता 9 साल बाद इस धार्मिक ध्रुवीकरण से बाहर निकलने की हिम्मत दिखा रही है, कोशिश कर रही है, और दूसरी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और उसके सवालों पर आ रही है। कर्नाटक का चुनाव क्या था? कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने यही कहा ना कि 40% की सरकार है भाई, है भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी ने वहां जाके सबसे अच्छी बात करी कि मेरी 5 गारंटी है, ये 5 गारंटी मैं हर हाल में पूरी करूंगा। बेरोजगारी की बात करी, महंगाई की बात करी, और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात नंदिनी की करी उन्होंने कि भाई जो लोकल मिल्क ब्रांड है उस पे कर्नाटक का सारा पशुपालक जिंदा है। ये जो है हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति हमारी कांग्रेस ने ही की थी, इंदिरा गांधी ने ही की थी। तो इस श्वेत क्रांति ने ही देश में पशुपालकों का जो जीवन स्तर है उसको बढ़ाया है। कृषि पे आधारित लोग और पशुओं पे आधारित लोग, देश में इसी की जनसंख्या आज भी सबसे ज्यादा है। तो इन लोगों के आगे बढ़ने से देश में समृद्धि आई है, क्योंकि यही लोग पैसे को कमाते हैं और उसको खर्च करते हैं और साइकिल चलती है। सेठ के पास पैसा जाता है तो डंप हो जाता है सारा का सारा, वो विदेशों में चला जाता है सारा का सारा। पैसा जब मिडिल क्लास के पास आता है, गरीब के पास आता है, मेहनत करने वालों के पास आता है, उससे साइकिल चलती है, उससे उद्योगों में मांग बढ़ती है और देश की प्रगति होती है। तो ये हर राज्य का एक अपना मिल्क ब्रांड बन गया था। बिहार का आपको मालूम है सुधा है, मध्य प्रदेश का जो है सांची है, राजस्थान का सरस है, दिल्ली का किसी टाइम में दिल्ली मिल्क स्कीम हुआ करता था, मदर डेयरी बना उसके बाद। तो जिस राज्य का जो मिल्क ब्रांड है वहां के लोग उसी को पसंद करते हैं, उसी को आगे बढ़ना चाहिए, उसी से उसके सारे उद्योग और सारी एक अर्थव्यवस्था बनती है। तो नंदिनी का इशू वहां पे इतना चला, उस दिन हम देख रहे थे, आप और प्रशांत जी वहां बता रहे थे, शायद किसी महिला का जिक्र वहां से आप लोग कर रहे थे कि वो वैसे तो मोदी जी की समर्थक है, लेकिन नंदिनी का जहां सवाल आता है तो वो कहती है कि नहीं मैं यहां पे तो बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट करूंगी। तो लोकल इशू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये राहुल ने उठाए और इसका वहां बड़ा फायदा हुआ। और अब अगर कांग्रेस वहां जीतती है तो यही साबित होगा कि पूरे देश में कांग्रेस को हर राज्य में लोकल इशू लेके जाना चाहिए, किसी भी गलत ट्रैप पे नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि ये गलती वहां पे की थी, 2 गलतियां हुई दरअसल वहां पे। एक, सबसे पहले सांप का जिक्र जिसको नहीं करना था, है ना। उससे पहले खड़गे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ है, और मगर लेकिन ये जो मुहावरे की भाषा है, ये जो शायरी की भाषा है, हम लोग भी कई बार इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी हम लोगों से भी गलती हो सकती है। तो हर पत्रकार जो है, लेखक भी जो उसमें शामिल होते हैं,
और समझदार, जिसको मैच्योर नेता कहते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। वो शब्दों के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करते हैं। अपने सदे हुए शब्द या जिन शब्दों पे उन पे विश्वास होता है, जिन शब्दों उनके हाथ के होते हैं, उन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो ये हुआ पहले तो कि वहां पे गुजरात में एक बात हुई रावण की, उसका नुकसान हुआ। उसके बाद जिहाद का आपको मालूम ही है कि वो फिल्म एक बना दी है उसके ऊपर। वो सारे इशू 2024 तक ऐसे लाएंगे जिसमें टारगेट जो है वो एक समुदाय हो, और उसके बहाने दूसरे समुदाय को वो पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। इसका इलाज एक ही है जो इंदिरा गांधी करती थी, कि वो कभी भी दूसरे की पीछे जाती नहीं थी। लेकिन शकील अख्तर जी, अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है, एग्जिट पोल में जैसा आ रहा है, और तो फिर ये जो जितने मुद्दे आप जो बता रहे हैं, जिसमें लव जिहाद, द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर के भी चर्चा हुई, बजरंग बली भी आ गए बीच में, और उससे पहले हिजाब और अजान और ऐसे मसले तो सारे आए ही थे। तो क्या लगता है कि दक्षिण भारत से, खासकर जो कर्नाटक जो दक्षिण का द्वार कहलाता है, दरवाजा कहलाता है, वहां से अगर ये मसले जो हैं, ये मुद्दे अगर बाहर हैं, आउट हैं, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत पे देखा जाएगा, कंसंट्रेशन जो होगा इनका सिर्फ उत्तर भारत होगा? जी, बहुत बढ़िया बात करी है आपने, बहुत जरूरी बात करी है आपने। उसके बाद ये कहीं पे भी चलने वाले नहीं है, ये कहीं नहीं चलेंगे मुद्दे। देखिए, मुद्दे साल पहले कहीं थे क्या? अगर जो वास्तविक मुद्दे होते हैं, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, सरकारी स्कूल क्यों होना चाहिए ये सवाल था, सरकारी चिकित्सा क्यों होना चाहिए ये सवाल था, ये सब तो हमेशा से रहे हैं ना। लेकिन ये 9 साल में बनाए हुए कृत्रिम मुद्दे हैं सारे के सारे, ये ओरिजिनल मुद्दे नहीं है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के अंतर विरोध को आप सामने लाओ, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के दूसरी चीजों का महिमा मंडन करो, तो ये सारी चीजें तो विभाजन को बढ़ावा देने वाली है। इन सब चीजों से देश मजबूत नहीं होगा। देखिए, आप मणिपुर को देखिए, आप मणिपुर बॉर्डर स्टेट है। मणिपुर वो स्टेट है जो 1947 में देश के साथ शामिल नहीं हुआ था। ये जानकारी देश के लोगों को बहुत कम है। 1947 में मणिपुर एक अलग राज्य था। 1949 में नेहरू जी ने इसको शामिल कराया था। वो कहते हैं नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने उसको शामिल करवाया, और उसके बाद अभी तक मणिपुर शांत प्रदेश था। और आज वहां क्या हो रहा है? पूरी दुनिया का मीडिया लिख रहा है, हमारा मीडिया खामोश है उसके ऊपर। अभी तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां गए नहीं है। जी, देखिए, स्थिति बहुत गंभीर होती चली जा रही है। हम लोग इन सारी डिबेटों में उलझे रहते हैं। पंजाब की स्थिति हम सबको मालूम है, कश्मीर की स्थिति मालूम है, बॉर्डर स्टेट्स की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। ये तमिलनाडु में इसी तरह का आग जलाने वाला खेल खेलते हैं। वहां इन्होंने दही को लेकर विवाद पैदा किया था। कोई भी शब्द जो है उसी क्षेत्र का होता है, कोई भी आप दूसरी जगह उसको कैसे ले जा सकते हैं? अमूल गुजरात का ब्रांड है, वहां ये जो हमारा मीडिया बहुत सारी बात करता है, कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया। भाई, ये तो सेल्फ गोल वहां पे अमित शाह जी ने किया था। आप और प्रशांत जी वहां थे, उन्होंने ही अमूल को वहां पे नंदिनी के ऊपर रखा था और उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो आपने ये जो सवाल किया है बहुत अच्छा है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ये सारे इशू कहीं नहीं चलेंगे। अगर ये कर्नाटक से आप एक अच्छी लीड लेंगे, आपसे मतलब कांग्रेस से है हमारा, आती है तो जी। और उसके बाद आप देखिए कि ये 3 राज्य, और उसका तेलंगाना में भी कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये अगर जीत जाते हैं तो 2024 का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आप जो कह रहे हैं ना कि नड्डा साहब के फोटो लग गए, वहां पे मीडिया में लग गए, अब 2024 में देखेंगे किस किस के फोटो लग जाएंगे। अडवाणी को हारा हुआ बता देंगे ये लोग निश्चित रूप से कि अडवाणी जी हार गए, अडवाणी जी का सारी राजनीति हार गई। देखिए, हम फिर कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जीत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। कांग्रेस ने क्या करा? जो इतनी बड़ी यात्रा निकाली, 5 महीने जी, 4000 किलोमीटर, और उसके बाद उसको भूल गई। अभी सोनिया गांधी सबसे ज्यादा पॉलिटिकल है, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल है। उन्होंने कर्नाटक में एक सभा की और उसमें भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया उन्होंने। वो जानती है कि यही चीजें जो हैं ये लोगों को उत्साहित कर सकती हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक इतनी बड़ी यात्रा थी, उसको कांग्रेस को जिंदा रखना चाहिए, उस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम
जो हमने गुजरात में गलती करी, जो हमने पंजाब में गलती करी, जो हमने उत्तराखंड में गलती करी, क्या गलती करी? ये तीनों चुनाव जबरदस्ती हारे। गुजरात हार जाते, मैं इतनी बुरी तरह नहीं हारते। पंजाब तो हारने का सवाल ही नहीं था, उत्तराखंड तो हारने का सवाल ही नहीं था जी। कांग्रेस चूंकि पूरी ताकत से नहीं लड़ी, और आपने अभी जाके देखा वहां कि कांग्रेस किस तरह से वहां पूरी ताकत से लड़ी। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, अध्यक्ष जी खड़गे जी वहीं के हैं, वो तीनों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का तो एक टूर बना था वहां पे। अप्रैल में हमने ये लिखा था लास्ट में जाते हुए भी कि किसके कितने टूर हैं, उसका एक टूर बना था। और जब प्रियंका गांधी गई तो नेता तो ऐसे ही होता है ना, उसने वापस लौटने से इनकार कर दिया। कल मैं दिल्ली नहीं जा रही, यहाँ करूंगी पूरा, उसके बाद में चली जाऊंगी सीधे तेलंगाना। और आप देखिए 23 सभाएं प्रियंका गांधी ने की हैं, और एक बना था प्रोग्राम उनका जी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कहीं इस तरह का कैंपेन नहीं किया था। तो नेता कहाँ कैंपेन करता है? जहां उसको जीत की संभावनाएं लगती हैं, और कहीं नहीं करता नेता। नेता को हार की संभावनाएं लगती है, नेता वापस भाग जाता है वहां से जी। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनी है। लेकिन एक बात हम फिर कहेंगे कि कांग्रेस को समझना चाहिए और आगे के सारे राज्यों में इसी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए जिस पूरी ताकत के साथ वो कर्नाटक में लड़े। जी राजीव जी, एक उम्मीद बंधी है, और कांग्रेस को भी, शायद कांग्रेस खेमे में भी यह हलचल तो होगी ही कि चलो इतनी मेहनत करके, और अगर उनके पक्ष में 13 तारीख का रिजल्ट आ जाता है, एग्जिट पोल उनके पक्ष में जैसे अभी दिख रहा है वैसे ही आ जाता है, तो शायद बाकी जो राज्य हैं बहुत मजबूती के साथ में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है इस वक्त और रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। आज की तारीख में कह दूं कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस रिपीट हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। बस एक राजस्थान जो है वहां थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और सबसे पहले दोनों बड़े और छोटे जो हैं इन दोनों को आपस में थोड़ी सी तालमेल बैठानी होगी। हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कर्नाटक चुनाव और उसके इर्द गिर्द जो कुछ चल रहा है उस पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में ये चर्चा अब हमारी पहुंच चुकी है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो मुद्दे, और उन मुद्दों में भी खासकर जो ऐसे मुद्दे जो समाज में विद्वेष पैदा करते हों, जो समाज में दूरी फैलाते हों, क्या ऐसे मुद्दे अगर कर्नाटक में बीजेपी हार जाती है, कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के पक्ष में नहीं जाता है, तो क्या ये मुद्दे उत्तर भारत में भी हावी होंगे या उत्तर भारत से भी धीरे धीरे निकल जाएंगे? ये समझना बहुत जरूरी है। इसी बात की चर्चा अभी कर रहे थे शकील अख्तर जी, और आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह जी आपके पास। किस रूप में देखा जाए, अमित शाह जी का नाम ले रहे थे अभी शकील अख्तर जी, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, नंदिनी बनाम अमूल की चर्चा वहां खूब हुई, और इसको उन लोगों ने अपनी अस्मिता के साथ जोड़ करके रख लिया। और अस्मिता ही नहीं बल्कि ये रोजगार का बहुत बड़ा साधन है नंदिनी दूध। लेकिन उसके अलावा एक और भी बात उन्होंने कही थी, अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आती है तो दंगे करवाएगी। तो ये भी वहां रिफ्लेक्ट किया, बहुत भयंकर ढंग से रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री जो दंगा रुकवाता है, वो अगर कहे कि दंगे होंगे तो फिर बात ही क्या होगी यहां पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू था। लेकिन इन सबसे इतर सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो जिस पर चुनाव बीजेपी लेकर के आई वो था नफरत की राजनीति, जिसके पैरेलली उसी राज्य से 24 दिन तक यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा वहां बुलंद किया था, मोहब्बत की दुकान लगा रहे थे। तो इसको अब ये चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद अब मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ देखा जाए तो किस रूप में आप इसका विश्लेषण करेंगे? पहली बात तो कर्नाटक चुनाव के बारे में जो सर्वे आए हैं उनके बारे में, कल मैंने टीवी पर बहुत सारे सर्वे देखा, और एक शायद न्यूज नेशन का कोई सर्वे था जिसमें कि वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा स्थान दिया। बाकी सारे सर्वे में कांग्रेस की कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, कुछ के सर्वे में कंफर्टेबल मेजॉरिटी से भी ज्यादा स्थान दिया है। लेकिन सर्वे होता है, सर्वे को हम परिणाम नहीं कह सकते, लेकिन सर्वे ये इंडिकेशन जरूर दे देता है कि जनता के मन में क्या सोच चल रही है और जनता क्या करना चाहती है। प्रशांत जी और आप सब लोग वहां गए ही थे, तो फर्स्ट हैंड जानकारी आपके पास ज्यादा होगी, और जो आपको जानकारी होगी उसी जानकारी से हम भी लाभान्वित होते हैं और उसी से अपनी बात कहते हैं। दूसरी बात, बोम्मई साहब का यह कहना कि हम 100% जीतेंगे, बोम्मई साहब 100 को 200% भी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बोम्मई साहब इस चुनाव में कहीं दिखे नहीं। वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी के उस कोर ग्रुप से नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी का
अपना तो कोई आरएसएस का वहां से वो नहीं है, वो जनता दल से ही छिटक के गए हैं। तो ऐसे लोगों पर बीजेपी सिर्फ यूज एंड थ्रो वाला मामला अख्तियार करती है, उनका उपयोग करती फिर उनको हटा देती। तो मुंबई साहब की भी यही स्थिति होने वाली है। अगर चुनाव परिणाम में वो कह रहे 100% है तो नहीं, 2 दिन इसकी खुशी में रह लेने दीजिए, उस पर नहीं। तीसरी बात, सेल्फ गोल वाली जो बात कही जा रही है बजरंग दल को लेकर, मेरा कहना है कि पिछले 8-9 सालों में जो बहुत सेकुलर ताकतें भी हैं वह भी धर्म और धर्मांधता पर धर्म की धर्मांधता और कट्टरता पर बोलने से बचती रही। उनके अंदर भी एक तरह का संशय फैल गया है कि इस इशू को मत टच करो, और इस इशू को टच करोगे तो नुकसान होगा। मेरा कहना है कि धर्म और धर्मांधता दोनों बिल्कुल अलग चीजें। धर्मांधता अपने आप में ही एक अधर्म है, धर्मांधता धर्म नहीं, धर्मांधता अपने आप में ही एक अधर्म है। तो धर्म पर आप ना बोलिए, आप बिल्कुल सेकुलर रहिए, धर्म का इशू मत लाइए। लेकिन जब धर्मांधता की बात आए, जब कट्टरपंथ की बात आए, जब सड़क पर तलवार लेकर घूमते लोगों की बात आए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, आप उनके खिलाफ खड़े रहिए और उनको कंडेम करिए। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये बैठी हुई है कि चूंकि 9 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता की बेहतरी के लिए एक भी काम उनका ऐसा नहीं है जिसको वो गिना सके। हम आप तो चलिए वो मान सकते हैं कि हम उनके प्रति थोड़ा विरोधी दृष्टिकोण, वैचारिक रूप से विरोधी दृष्टिकोण रखते हैं, तो हमें उनके अच्छे काम नहीं दिखते हों। लेकिन उनके ही लोगों से जब आप पूछिए कि भाई आप अच्छे काम क्या हुए हैं, तो सब कुछ घूम फिर के यही कहेंगे कि भाई साहब हिंदुओं का जो है सर ऊंचा हुआ है। मैं पूछता हूं आपका कितना सर ऊंचा हुआ? आपके घर कितने लोगों की नौकरी लगी है? आपके घर कितने महंगाई कैसे कितनी कम हुई है? आपके घर क्या आपको प्राप्त हुआ है? तो वो कुछ नहीं कहते हैं। उस सुबह सुबह जो आने वाला व्हाट्सएप मैसेज है उससे सबका दिमाग प्रदूषित हो गया है। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अब लोग उसको समझने लगे हैं। और मैं गांव देहात से, मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं गांव देहात से भी संपर्क रखता हूं, वहां भी बात हो रही है तो वहां भी चीज इसी में घूम फिर के आ रही है कि भाई इससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप धर्म का कितना भी नारा लगा लें, मंदिर में कितनी भी पूजा कर लें, मस्जिद में कितनी बार भी नमाज पढ़ लें, जब आप घर जाएंगे तो घर की समस्या पूजा पाठ या नमाज नहीं है, घर की समस्या रोटी है। घर की समस्या आपके सामने खड़े बेरोजगार लड़के हैं। घर की समस्या आपको कल सुबह क्या खाएंगे ये है। तो ऐसी स्थिति में ये समस्याएं जब सामने आएंगी तो सारा धर्म हवा हो जाता है, उस पर फिर कोई कुछ नहीं कहता है। अच्छा, तीसरी बात तो प्रोफेसर साहब ने कही, बड़ी सही बात कही। वो काजू वाला किस्सा बड़ा सही है। वो किस्सा इन्होंने कहीं से सुना या जो भी हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 80-90 के दशक में खानों में काजू सबसे प्रिय नाश्ता होता था। हम लोग जब भी खाने में जाते थे तो पहले काजू की ही प्लेट आती थी चाय के साथ, और कोई नमकीन नहीं आती थी। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को सरकार के बदलने का आभास और अंदाजा हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि आप इलेक्शन में किसी भी नेता से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आपके पास तरह तरह की सूचनाएं आती रहती है, पब्लिक भी देती है, आपके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के संपर्क में है, बहुत लोगों से व्यक्तिगत संपर्क हो जाता है, उनसे भी मिलता रहता है। इतना ज्यादा दौरा करते हैं, जैसे हम अगर अपने जिले में एसपी हैं या डीआईजी हैं तो हम इतना ज्यादा दौरा करते हैं जिलों का कि गांव-गांव तक पहुंच होती है तो वो चीजें पता चल जाती है। तो जैसे ही पता चल जाती है तो अफसर ये जानता है। हमारे यहाँ पुलिस में कहावत कही जाती है कि झंडे तले की नौकरी है, मतलब जिसका झंडा है उसी के नीचे हम नौकरी करेंगे। अब इसको चाहे जिस रूप में भी आप ले, लेकिन झंडे तले की नौकरी है तो ब्यूरोक्रेसी को अंदाजा हो जाता है। तो जैसे ही अंदाजा हो जाता है तो बहुत जो लखनऊ में जो ब्यूरोक्रेसी वो उस हिसाब से अपने अपने नेताओं को फोन करने लगते करने, फिर वो उनको ये बताते भी हैं कि आपके साहब यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, वहां ये कर लीजिए, आपकी स्थिति वहां बहुत ठीक है लेकिन फलानी ये गड़बड़ कर रहा है। इस तरीके से वो उनके विश्वास को भी आना चाहते हैं। और इसे कर्नाटक की ही बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है और एक सामान्य दृष्टिकोण है ब्यूरोक्रेसी के बारे में। तो मेरा ये कहना है कि अब इसका असर क्या पड़ेगा आगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के एजेंडे पे चलती है वह एजेंडा अगर आप देखिए तो 2014 का चुनाव इन्होंने करप्शन पे लड़ा था, और करप्शन के बारे में इन्होंने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। न लोकपाल बना, न कोई कमेटी, न काले धन के लिए कोई कमेटी गठित की, और कुछ भी नहीं हुआ। आते आते अडानी साहब का महा घोटाला सामने आ गया, इस पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 2019 का इलेक्शन,
19 के इलेक्शन के पहले इनकी हालत खराब थी, लेकिन पुलवामा हो गया तो उसमें साफ साफ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो नए वोट देने वाले युवक हैं वो उनका क्या एक वोट हमें पुलवामा के शहीदों के लिए नहीं मिल सकता। जब आप पुलवामा के शहीदों की बात करते हैं कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर आप वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन पुलवामा के शहीद किन कारणों से शहीद हुए, क्या सुरक्षा चूक हुई, किस अधिकारी की गलती से हुआ, उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका यह मतलब है कि वो शहीद आपके लिए सिर्फ एक वोट कैचर है। आप उनके शव यात्रा में तिरंगा चढ़ा दीजिए, सलामी कर दीजिए, शहीद होना बड़ा गर्व की बात है, लेकिन जिसके घर का व्यक्ति शहीद हुआ हो उसके घर जाके पूछिए कितने भाव में पड़ जाता है। आप पेंशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कब तक दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, नौकरी मिली कि नहीं मिली, ये रोजमर्रा की समस्या उसके सामने खड़ी है। हम लोग ऐसी ऐसी समस्याओं से कभी रूबरू होते हैं। जब हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं या एनकाउंटर में मारे गए हैं तो उनके घर जाते हैं तो हम ये देखते हैं तो बहुत मन पीड़ित होता है। ये बात अलग है कि उन्हीं को हम पुलिस लाइन में तिरंगा उठा के सलूट करते हैं और कहते हैं कि भाई इन्होंने जान न्यौछावर कर दी। तो ये बात है। तो दूसरी चीज ये कहना है कि वो अब इस मुद्दे पर आइए, धार्मिक मुद्दे पे, इसका कितना असर उत्तर प्रदेश में होगा या छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान या तेलंगाना में होगा। मेरा कहना है कि जनता अब धीरे धीरे जाग गई है और समझ गई है। उसे ये भी लगने लगा है कि धर्म की बात बहुत ज्यादा अब काम नहीं करने वाली है। आप पाकिस्तान को बगल में देखिए, आज पाकिस्तान जो कुछ भी भुगत रहा है, एक धर्मांध राष्ट्र की नियति ऐसी ही होती है। सबको किनारे करके वहां दोनों लोगों का राज्य है, या तो मुल्लों का राज्य है या फिर सेना का राज्य है। आज पब्लिक आक्रोश सेना के खिलाफ फूटा है, जबरदस्त फूटा है, और आप यकीन करिए कि यही आक्रोश कभी न कभी इन मुल्ला राज्यों के खिलाफ भी फूटेगा। इसमें कोई मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। आज फूटे कल फूटे, लेकिन ये फूटेगा। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की साहित्य थोड़ी अलग है। हिंदी हार्टलैंड है, हिंदी बेल्ट है, धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव है, या करिए धार्मिक कट्टरता है। जब अपने प्रोफाइल में लिखते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, तो हिंदू तो समझ में आता है, तो कट्टर समझ में नहीं आता। शास्त्र में किसी भी नहीं कहा कि मैं कट्टर हिंदू, किसी ऋषि मुनि ने नहीं कहा कि मैं कट्टर हिंदू हूं, वो अपनी बात कहते रहे। तो मुझे नहीं लगता कि अब आगे आने वाले इलेक्शन में इसका असर होगा। लेकिन यह है, इसका एक मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष के नेताओं को केवल उन्हीं मुद्दों पर ज्यादा अड़े रहना चाहिए जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, और विशेषकर स्थानीय मुद्दे। आप मेरे यहां से आप वोट मांगने जाएं विधानसभा में और उनसे आप पुतिन और यूक्रेन और रूस के युद्ध पे वोट मांगे तो उतना कैची नहीं होगा। लेकिन आप उनसे उनकी समस्याओं को वोट मांगे, नौकरी लग गई, कहां बाजार नहीं बना है, कहां सिंचाई की प्रॉब्लम है, कहां ये समस्या, तो वो ज्यादा कैची लगता है। तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी ने जो अपना जो 5 पॉइंट दिए थे, जो 5 गारंटी दी थी, इस तरह की छोटी छोटी गारंटियां बनाकर उन इलाकों के हिसाब से रखना चाहिए ताकि जनता की भी सुनती हो। और भारतीय जनता पार्टी की एक दिक्कत यह भी है कि एक ही नेता का ब्रांड बनाने के चक्कर में इन्होंने पूरी पार्टी में कोई और लीडरशिप उभरनी नहीं थी। जब कोई और लीडरशिप नहीं उभरी तो उन्हें खतरा है कि हमें कब्जा कर लेगा। जब उभरने नहीं दी, जब एक ही के ऊपर आप सबको दारोमदार डाल देंगे तो निश्चित रूप से कि उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। आज वहां पर जब बजरंग बली का इशू उठा, बजरंग दल वाला, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न भारतीय जनता पार्टी हुई, क्योंकि उससे कहीं मुद्दा नहीं मिल रहा था। निर्दलीय मुल्क फ्लॉप हो गया था, करप्शन बेशुमार था, अन्य चीजें थी। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया कि अब इस पर हमें कुछ सांस आई है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा चला नहीं। इसलिए नहीं चला कि बाकी मुद्दे इतने मजबूत थे, इतने महत्वपूर्ण थे कि इस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव स्ट्रेटजी है उसमें यह मुद्दा बराबर रहेगा। बिना नफरत की बात किए, बिना विभाजन की बात किए, बिना एक दूसरे को बांटने की बात किए, बिना दुष्प्रचार किए ये किसी इलेक्शन में नहीं उतरेंगे। इसके लिए दोनों तरफ की तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो इनके दुष्प्रचार का तत्काल खंडन और उसका प्रसारण, और दूसरे असल मुद्दे को उठाए रखना और असल मुद्दे को जगाए रखना। जी, बहुत सारी बातें हैं और अभी बहुत कुछ बाकी है। 13 तारीख के लिए, 13 तारीख का इंतजार सबको है और
क्या कुछ होने जा रहा है उस पर चर्चा तो हम करेंगे ही सुबह से, लेकिन इस चर्चा को अब खत्म करें उससे पहले क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। अमलेंदु उपाध्याय जी, किस दिशा में देख रहे हैं आप, और उसमें जो मुद्दे हैं बहुत उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उन मुद्दों पे भी और भी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुत्व की लड़ाई को, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के सेंटर पॉइंट में ला करके बीजेपी, और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा चेहरा बनाते हुए चुनाव लड़ती रही, वहां खासकर कर्नाटक में। और अब अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो परिस्थितियां कैसी आप देखते हैं? राजीव जी, अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है, और जहां तक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला नहीं ही आएगा, हम लोगों का भी जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार भी जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो भी दबे छुपे सब यही बातें कह रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा दिखाते भी हैं, वो भी जो है वो कांग्रेस को बराबर में लाकर के रख देते हैं। तो यानी कि एक तरीके से स्पष्ट है कि अगर जनता के मतों की गिनती होती है और जनता के मतों से सरकार बनती है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है। ये चीज जो है वो जो कुल मिला के एग्जिट पोल्स का लब्बो लुआब है सबका मिला करके वो ये आता है। ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर परेशानियां बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी, या ये भी हो सकता है कि उनकी यही रणनीति रही हो कि अगर हम कर्नाटक हारते तो हार जाए, लेकिन हमें उत्तर भारत में जो है वहां किस तरीके से मजबूत हो। चूंकि तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल ही रहा है, वो सबको दिख ही रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत के राज्य जो है, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जिनमें अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें जो है किसी तरीके से कब्जा करना चाहती है, और लोकसभा चुनाव उसके नजर में है। तो लोकसभा चुनाव के लिए उसको यहीं से जो थी सबसे ज्यादा सीटें आई हैं तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तीनों जगह से आई है, उत्तर प्रदेश से आई है, बिहार से आई है। तो उत्तर भारत जो पूरा उसकी नजर में है, तो उनकी नजर जो है वो कुल मिलाकर के 2024 पे है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक के जरिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो 2024 का लक्ष्य साध रहे थे। लेकिन अगर कर्नाटक में हार होती है और वहां नहीं चलता है ये हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे लगता है कि ये एक बैरोमीटर भी आप कह सकते हैं, या आप एक संकेतक भी कह सकते हैं कि फर्जी मुद्दे जो है जनता उन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वहां घोड़े खोले हैं, बजरंग दल को बजरंगबली बना दिया वहां जाकर के, हालांकि हिंदू धर्म का अपमान था सिद्ध रूप से कि आप बजरंग दल को आप बजरंगबली जाकर के कहने लगे, और प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठते हैं कि आप बजरंग दल के कार्यकर्ता है कि आप बजरंगबली के उपासक है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। आप भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य हो जाए और बजरंग दल के भी सदस्य हो जाए, ये कैसे मतलब संभव है? मतलब बनाए प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री जो है वो बजरंग दल ने बनाया है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, किसके प्रधानमंत्री है? तो कुल मिलाकर के राजीव जी ये चीजें जो भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानियां पैदा करने वाली होंगी। उत्तर भारत में भी धीरे धीरे मुद्दे जो है वो स्पष्ट होते चले जाएंगे। उत्तर भारत को भी समझ में आने लगेगा कि जो दक्षिण के राज्य है वो आखिर क्या कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला कहा जाता रहा दक्षिण में, कि वो दक्षिण का मुख है भारतीय जनता पार्टी का, वहां की जनता जो अगर समझदार फैसला दे रही है। मैं भी पिछले दिनों राजीव जी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, किसी पता नहीं किसकी रिपोर्ट थी, किसी अंग्रेजी उसका था, उसका शीर्षक था कि दक्षिण दक्षिण रेवेन्यू पैदा करता है और उत्तर भारत बच्चे पैदा करता है। और उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से उत्तर भारत में जो है वो रेवेन्यू कम पैदा होता है, दक्षिण किस तरीके से रेवेन्यू ज्यादा पैदा करता है। तो जो हमारे भक्तजन जो है, जो सोशल मीडिया पे कहते हैं कि जेएनयू में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे टैक्स से पढ़ रहे हैं, तो यही सवाल दक्षिण के लोग भी करेंगे कि टैक्स हम देते हैं और उत्तर भारत उसमें पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें भी उठना, बहुत सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज उत्तर भारत के अंदर भी पैदा होगी कि आखिर हम रेवेन्यू जनरेट क्यों नहीं करते हैं। हम रेवेन्यू जनरेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम जो है सुबह शाम जो शाखा वालों को प्रणाम करने लग जाते हैं, नमस्ते सदा नमस्ते करने लग जाते हैं। तो ये चीजें जब आना शुरू होंगी तो ये यहाँ भी जो है इन तक स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदुत्व जो है वो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुत्व हिंदू धर्म का विरोधी है। ये चीजें भी स्पष्ट होने लगेंगी। तो बहुत सारी चीजें जो है स्पष्ट होने लगेंगी। मुझे लगता है कर्नाटक का चुनाव जो है ये बहुत सारी चीजें तय करेगा, 2024 के लिए रूपरेखा भी तैयार करेगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आगे क्या होने जा रही है ये भी तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अकेले सब पर भारी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है,
ये 2024 तक आते आते क्या भारतीय जनता पार्टी में सबके ऊपर अकेले भारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या अंदर से जो उत्प्रेरक बल और काम करेगा और प्रधानमंत्री जो है वो नीचे जाना शुरू होंगे और सबके ऊपर भारी नहीं लगाएंगे, ये सब चीजें भी होंगी। आरएसएस क्या करता है ये भी देखने वाली चीज होगी, क्या आरएसएस प्रधानमंत्री को आगे ढोएगा कि नहीं ढोएगा, ये भी सब चीजें तय हो जाएंगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जीत जाती है तब तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री अकेले सब पे भारी रहेंगे, मोहन भागवत और आरएसएस के ऊपर भी भारी रहेंगे। जी जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कि एक ही राज्य में चुनाव और बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें फंस गए। अगर किसी और राज्य में होता तो